हेलो एवरीवन, मैं स्वाति आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी नोट्स पर। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट सितंबर 2015 के ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान से समझिए और पढ़ते रहिए। इससे पहले भी हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ईवीएस की जो प्ले है उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको ईवीएस के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ एंड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 61, क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य जो प्रश्न है उनको पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण जो है वो कौन सा है, उसको हमें क्या करना है, चुनना है। यानी कि टीचर जो है वो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप करती है, और वो सारे जो क्वेश्चन हैं वो इन सभी कारणों की वजह से पूछती है। ये जो कारण दिए गए हैं उनकी वजह से पूछती है। अब पहला कारण कह रहा है कि चिंतन को सीमित करना, यानी कि चिंतन को सीमित करने के लिए या चिंतन को उद्दीप्त करने के लिए करना चाहती है। वो क्वेश्चन पूछकर बच्चों में उत्सुकता जो है उसको जगाना चाहती है, या फिर प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करती हैं। तो इसलिए अब इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछ रही है। तो देखिए, क्वेश्चन को कितना घुमा फिराकर पूछा गया है। अब कहा जा रहा है कि क्वेश्चन को पूछने में सबसे कम प्राथमिकता वाला, सबसे कम जो इंपॉर्टेंट होगा वो हमें देखना है। तो यानी कि देखिए, आंसर नंबर जो फर्स्ट है इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों का जो चिंतन है उसको सीमित किया जा सकता है, इस वजह से वो क्वेश्चन को पूछ रही है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी बातें जो है वो चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है और शिक्षार्थियों में उत्सुकता जागृत होगी, और जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो संदर्भ परक बनाने में मदद करेगा। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये बाकी सारे जो तीन हैं वो बिल्कुल सही होंगे। जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि बच्चों में जो चिंतन की जो शक्ति है उसको सीमित करने के लिए ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। इसमें कहा जा रहा है, ये कह रहा है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी कि एक्टिविटी कराई जा रही है। अब जो टीचर है वो ग्रुप में जब एक्टिविटी करा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो टीचर को चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर है कि जितने भी बच्चे जो हैं जो कि ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें सहयोग और जो सहभागिता है उसकी भावना जागृत हो, वो एक दूसरे को क्या करें, कोऑपरेट करें। बाकी के जो तीन दिए गए हैं कि लड़के लड़कियों के जो समूह हैं उनको अलग अलग हों, ये बात जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप की कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए जाएँ, ये भी किसी हद तक सही नहीं होगा। और केवल 2 समूह बनाए जाएँ जिसमें कि जो लड़के हैं यानी कि प्रत्येक में विद्यार्थी हों, और प्रत्येक में बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो हों, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें कहा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण यानी कि ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें टेक्स्ट बुक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो शामिल नहीं की जानी चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि सिर्फ परिभाषाओं की और जो अमूर्त अवधारणाएं हैं उनकी बात कर रहा है। ये अमूर्त मतलब जो चीज़ बच्चों को दिखाई नहीं दे रही प्रत्यक्ष रूप से। अब प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है वो अमूर्त चीज़ों के बारे में इतना कैसे सोच सकता है, और वह भी सिर्फ व्याख्या करने पर ये जो है फोकस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या करने पर सिर्फ बात मतलब फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ परिभाषाओं की और जो अमूर्त अवधारणाएं हैं उनकी व्याख्या कर दी जाए। तो ये जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बाकी जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश उसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और शिक्षार्थियों की जो वैविध्यपूर्ण जो पृष्ठभूमि है उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, ये भी सही है। उसके बाद है, ये वास्तविक जो कहानियाँ होती हैं, जो रियल कहानियाँ होती हैं और जो घटनाएं होती हैं उनको शामिल करता है, ये सही है। लेकिन जो सबसे जरूरी नहीं है वो यही है, और यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में जो पाठचर्या है यानी कि एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है, किसे प्रस्तावित नहीं करता, इन चारों में से किसे नहीं मानता। तो देखिए, विषय जो अनुसार जो उपागम है इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो 6 थीम है और जो उसके अंतर्गत जो सब थीम आती हैं वो शामिल की गई हैं, यानी कि विषय अनुसार चीज़ों को दिया जाना चाहिए। तो ये तो सही है। बच्चों के अनुभव और जो संदर्भ हैं उनको जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही बात है। हस्तपरक जो हैंड से बनाई हुई चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़, उनकी भी बात करता है। लेकिन यहाँ पर जो तकनीकी शब्दावली की बात की जा रही है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म्स होंगी उनको जो प्राइमरी लेवल पर बच्चे होंगे वो कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है उनके लिए कठिन हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें कह रहा है,
प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए, ठीक है, मैपिंग स्किल की बात की जा रही है, मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कौशल है उसकी विकास की आवश्यकता है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ABC, स्थानों की सापेक्ष स्थिति। देखिए यहाँ पर भी समझ, यहाँ पर भी यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसकी बात की जा रही है, लेकिन स्केल पैमाने के अनुसार एक ड्राइंग की बात जो है ये हमारा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो डी वाला गलत हो जाएगा। बाकी की जो समझ वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की जा रही है, ये सारे ही हमारे तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ABC इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा मोटिव जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि विज्ञान के आधारभूत जो प्रत्यय हैं, जो सिद्धांत है, उनको रटना। तो देखिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को रट कर सीखे, बल्कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये होगा कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप हो, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 65 में भी बात की थी, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हम ये जो है ये एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, उसके नेचर की बात की जा रही है कि निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, क्या नहीं करता है, ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों को खोज करने के लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक्सप्लोर करने के लिए उनको मतलब क्या किया जा रहा है, पर्याप्त स्थान मिले, ये भी सही है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने पर लर्निंग बाय डूइंग, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, यानी कि वो सीख रहे हैं ना, तो इसलिए क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये कह रहा है कि बच्चे कम गलतियां करें, बल्कि जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, बल्कि जो गलतियां हैं वो सीखने सिखाने का पार्ट होती हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे चीज़ों को सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और टीचर जो है उसका रोल क्या होता है, टीचर का रोल है कि बच्चों को ठीक से समझाए और उनकी गलतियां जो हैं उसको एक सीखने सिखाने का पार्ट समझे, ठीक है, प्रक्रिया का पार्ट समझे। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है किसका समर्थन नहीं करेगा, तो हम कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे बच्चे कम गलतियां करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें कहा जा रहा है एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे, यानी कि जो पौधे है उस टॉपिक को लिया है, ठीक है, पौधे अंतर्वस्तु का उसने चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए बच्चों को, क्या क्या किए हैं वो देख लेते हैं। समूह में पत्तियों का संग्रह करने के लिए कहा गया, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करना, ये भी सही है। अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना, ये भी सही है। तो ये जो एक्टिविटी है वो अवसर प्रदान किए बच्चे को। इस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो वो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना क्या है, उनके नाम याद करने के लिए, उनके नाम यानी कि रटने पर बल दिया जा रहा है, ठीक है, नाम याद करने में बच्चों की पहल, ये जो है वो शिक्षिका नहीं चाहेगी, बल्कि बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा उनकी एक्टिविटी, और सहयोग कॉपरेट की बात कर रहा है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार किया जा रहा है, चीज़ों को अच्छी तरह से सीखा जा रहा है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है बच्चों का निरंतर जो गतिविधि है उसमें लगे रहना, तो बच्चे जो हैं उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए इस वजह से। उसके बाद है 69, क्वेश्चन नंबर 69 में है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय, जब बच्चों का आकलन किया जा रहा है तो पर्यावरण की जो अध्ययन की जो शिक्षिका यानी कि ईवीएस की जो टीचर है वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। नोट में बहुत आंसर पूछे जाते हैं, यहीं पर क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, बल्कि आपको क्या करना है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद बहुत अच्छे से क्या करना है, ऑप्शंस जो होते हैं उनको भी रीड करना है, और फिर देखना है कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो जो है आपके बिल्कुल सही होंगे, और जो आपका बिल्कुल आपको गलत लग रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, नोट वाले में सही आंसर हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि शिक्षिका जो है वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहेगी बच्चों का आकलन करते समय, तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चे के कार्य से संबंधित जो गुणात्मक उल्लेख है वो भी करेगी, ठीक है, गुणात्मक यानी कि गुणों के बारे में। फिर उसके बाद है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, यानी कि पहले जो आकलन किया उससे तुलना की जा सकती है। शिक्षार्थियों को सीखने की जो क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। उसके बाद कह रहा है केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि आकलन करते टाइम जो कुछ पक्ष हैं, ठीक है, उन पर ही क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ये राइट आंसर है इसमें, क्योंकि नोट में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, कम्युनिटी की बात की जा रही है कि जो कम्युनिटी है वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है, ठीक है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहा है, ठीक है, अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि कम्युनिटी क्या है, एक रियल सोर्स है। बच्चा जो है जब अपने आसपास के इन्वायरमेंट यानी कम्युनिटी में रहता है, इंटरेक्ट करता है लोगों से, तो वो क्या करता है, वैसे ही अपने आप को ढाल लेता है। और बाकी के जो 3 कह रहे हैं कि यह एक बहुत सस्ता साधन है या फिर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या समझदार और बुजुर्ग लोग रहते हैं, ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है, इसमें क्या है, आपको सीधा सीधा स्पीड निकालनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। और जो ट्रेन है वो कितने बजे चली है, 30 अगस्त को चली है ट्रेन 1:30 बजे दिन में। यहाँ पे जो है वो AM और PM आपको मेंशन नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में। और 1 सितंबर को, अब अगस्त जो है, अब देखिए 1:30 बजे चली, यानी कि दिन के 1:30 बजे, 30 तारीख को 1:30 बजे चली है, फिर 31 तक, अब 1:30 बजे से 31 तारीख तक का कितना टाइम हो गया, पूरे 24 आवर्स हो गए, ठीक है। पूरा टोटल कितना हो गया, 24 आवर्स। अब अगर 1 सितंबर को पहुंची है, 24 आवर्स जो हैं वो हमारे और ऐड कर लीजिए, कितने हो गए टोटल। अब टोटल हो गए हमारे 30 से चली 31 तक के 24 घंटे, 31 से 1 तक के 24 घंटे, 24 दूनी 48, यानी कि 24 2 जा 48, तो पूरा टोटल टाइम कितना होगा, 48 हो गया, 48 आवर्स हो गया। लेकिन वो कह रहा है हमने कहाँ तक के जोड़े हैं, ये हमने काउंट किया है 1 सितंबर 1:30 बजे तक का। लेकिन जो 1 सितंबर को ट्रेन जो है वो 7:30 बजे पहुंच गई थी, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे आ जाएंगे, 6 घंटे पीछे आए। अगर 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे पहुंच गई है, तो 6 घंटे पीछे आए, तो ये कितना हो गया, टोटल टाइम हमारा निकल के आया आवर्स में, टोटल टाइम हमारा आया 42 घंटे, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। अब हमारा टाइम निकल के आया था 42 घंटे। और जो स्पीड पूछी गई है, यहाँ पे पूछी गई है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारा जो टाइम डिस्टेंस था वो था 2268, एक सेकेंड, 2268 अपॉन में 42, ये हमारा टाइम था। अब इसको आप कट करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 54 किलोमीटर पर आवर्स में निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड में आंसर है, तो ये हमारा जो आंसर निकल के आया वो है 54 किलोमीटर पर आवर्स में, घंटों में निकल के आया। अब हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब वो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x × 5/18 होता है, ठीक है, x × 5/18 ये फॉर्मूला होता है। x में हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि आपकी अभी कितनी आई थी, 54 आई थी, ठीक है, 54 आपका निकल के आया था, स्पीड निकल के आई थी, जो कि आपकी किलोमीटर पर आवर्स में थी। अब हमें क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 × 5/18, ठीक है, इसको कट कर देंगे। अब ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकंड। अब ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये 5/18 मैम कैसे आ गया, तो देखिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आंसर तो इसका 15 मीटर पर सेकंड आएगा, पहले ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा मतलब टफ हो गया है, लेकिन आप एक बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जगह स्पेस जो है वो कम है इस वजह से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जो 5/18 हमने लिया था, ठीक है, वो कहाँ से लिया था। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x × 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 जो हैं वो मीटर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अपॉन में 1 घंटे में हमारे जो सेकंड होंगे, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं ना, जो सेकंड होंगे वो होंगे हमारे 3600, ठीक है, एक सेकेंड, 3600। जब आप इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जो स्पीड आपकी निकल के आई, उसको आप पुट करेंगे और 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है जब आप 1000/3600 करेंगे ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं। जितनी भी आपकी स्पीड निकल के आती है अगर किलोमीटर पर आवर्स में, उसको चेंज करने के लिए 54 इंटू हमने क्या किया था, 54 × 5/18 किया, तो हमारा डायरेक्ट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया और आंसर आ गया। कौन सा आया, आंसर नंबर 3, ये जो है वो हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो है वो हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि कोई भी जो आपका डाउट है वो रह ना जाए। इस वजह से मैं आपको इतना ज़्यादा मतलब बता देती हूँ कि आपको बिल्कुल भी आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई की बात की जा रही है, नई दिल्ली से चेन्नई। तो देखिए ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, नई दिल्ली से चेन्नई यानी कि तमिलनाडु,
चेन्नई की बात की जा रही है, ठीक है, ये रूट हो गया। अब कह रहे हैं अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की बात की जा रही है, किसकी संभावना जो है वो नहीं है। तो देखिए जो नर्मदा नदी है वो हमारी क्या पड़ेगी, एमपी में, यहाँ कहीं, ठीक है, एमपी में हो जाएगी, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो है वो हमारी गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक, महाराष्ट्र में यहाँ पे हमारी कहीं गोदावरी नदी हो जाएगी, यानी कि इसी रूट पे पड़ रही है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी है वो हमारी आंध्र प्रदेश में यहाँ कहीं पड़ेगी, यानी कि साउथ में ही ये सारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है जो गंगा नदी की अगर बात की जाए तो गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड में, दिल्ली के उत्तर पूरब में यहाँ पे आ जाएगी, दिल्ली के उत्तर पूरब में उत्तराखंड, यूपी, फिर उसके बाद बिहार, ये होती हुई इधर की साइड आ जाएगी। तो कौन सी नदी नहीं पड़ेगी, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये इस रूट पे नहीं पड़ेगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख, ये जो हमारा ठंडा रेगिस्तान हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, ये कह रहा है कक्षा 5 की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसका एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं और अपनी मृत्यु के समय, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था, तो वो जो थे उस समय पर कौन से पद पर थे, ठीक है, मृत्यु के समय में थे, क्या पूछा जा रहा है। तो अपनी मृत्यु के समय वे भारत के राष्ट्रपति थे, ये जो है हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कच्चा जो खाद्य संरक्षण के लिए यानी कि फूड की सेफ्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो देखिए इसका जो हमारा यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं उनको किस तरह से आप क्या कर सकते हो, उनको सेव करके रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो, और किस तरीके से आप सुरक्षित नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पे नहीं की बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दूध से पनीर बनाने के बाद आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक के लिए सेव करके नहीं रख सकते, लेकिन कच्चा आम से अचार, आलू से चिप्स और सेब से जैम, ये जो है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए आप सेव करके रख सकते हो। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें कहा जा रहा है घरों के नीचे दी हुई विशिष्टताओं पर विचार करना, यानी कि घरों के बारे में दिया गया है, ये एक घर के प्रकार के बारे में आपको बताया गया है ये सारा। तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ADE, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लद्दाख के जो घर हैं, लद्दाख में किस तरह के घर पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो ए यानी कि निचली मंजिलों पर क्या होता है, कोई खिड़की नहीं होती है, ये सही है। उसके बाद डी कह रहा है पत्थर, गारा व चूने से जो बनी मोटी दीवारें होती हैं वो होती हैं वहाँ पर, और लकड़ी के फर्श होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा 76 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 है, ये कह रहा है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की जो चीज़ें हैं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। यानी कि कौवा जो है उसके घर का प्रकार बताया गया कि वो किस तरह से अपना घर बनाता है। एक चालाक पक्षी भी है और जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी जो है वो कौन सा है, तो ये पक्षी आपसे पूछा गया कौन सा पक्षी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 साबूदाना, ये जो है वो बीज नहीं है। बाकी सौंफ, गेहूं, काली मिर्च, ये सारे बीज के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद 79 है, इसमें कहा जा रहा है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, ठीक है, केरल की बात की जा रही है। वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से क्या है, वो शिमला की रहने वाली है। तो उसके जो वृक्ष हैं, वहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं उससे क्या है, भिन्न है। यहाँ पे अलग की बात की जा रही है। केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे, जो केरल के वृक्ष हैं उनकी बात की जा रही है। तो उसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नारियल। केरल में नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें कहा जा रहा है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानना है जिसमें के अंदर जो है वो बीज नहीं पाए जाते हैं, सीड्स नहीं होती हैं। तो देखिए आलू, टमाटर, नाशपाती, ये आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला, ये जो है हमारा 4th, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। प्याज और आलू जो है इसमें बीज नहीं होता, इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में क्या है, बीज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं। तो यहाँ कलाकारी की बात की जा रही है, ठीक है। तो कौन सी ये हो जाएगी, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। पोचमपल्ली
और कलमकारी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो रुके या जो इकट्ठे हुए पानी होता है उससे हो सकती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसको पढ़ लेते हैं। कौन सा जोड़ा ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। कर्नाटक कथक जो कि गलत है, यक्षगान सही है। असम बिहू ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उड़ीसा में उड़ीसी होता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, लावणी जो है वो हमारा महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा असम में बिहू नृत्य किया जाता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84 है, एस्किमो, ठीक है, अपने घर जो है वो इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3। बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की जो गर्मी होती है उसको जाने से रोक लेती है, इस वजह से जो एस्किमो हैं वो इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए, ठीक है, उसके आंसर्स भी जानिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। यहाँ पे बरगद के पेड़ को जड़ों की नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जड़ें जो हैं वो भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जमीन के भीतर बहुत चौड़ी गहराई तक होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी जड़ें भोजन का भंडारण करती है, बरगद के पेड़ ये काम नहीं करते हैं, इसलिए जड़ों का काम नहीं होता है, इसलिए ये जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली जो प्राथमिकता प्रायोरिटी है वो क्या होगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर होगा कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वह होगी कि बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसको देखना कि बच्चा जो है वो किस सोसाइटी से आया है, और उसके अनुरूप जो जिस सोसाइटी से आया है बच्चा जैसा है उसके अनुरूप जो टीचर है वो अपनी टेक्निक्स में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87 है, कविताएं और कहानियां ईवीएस की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं, ठीक है, इफेक्टिव हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां क्या हैं। तो इसमें आपको जोड़े में मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, इनको रीड कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी। बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं। कहानियाँ जो कविताएं हैं संदर्भित जो उसका अधिगम परिवेश है वो प्रदान करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सी वाले में अमूर्त अवधारणाओं की बात की जा रही है, किसकी, अमूर्त अवधारणाएं, जो कि ये नहीं होगा क्योंकि ईवीएस जो है वो हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती है। अभी एक पहले भी हमने क्वेश्चन में क्या किया था इसके बारे में बात भी की थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे जो हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो ए बी डी ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण, ठीक है, ईंधन के संरक्षण के बारे में प्रकरण पर टॉपिक पर पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 न्यूज़पेपर। ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो ऐसा रिसोर्स है जिसमें रिसेंटली जो भी घटित घटनाएं होती हैं वो आती हैं और उनसे क्या होते हैं बच्चे अवगत होते हैं और प्रेजेंट टाइम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ईंधन के संरक्षण के लिए जो समाचार पत्र है वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा रिसोर्स हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक और अवलोकन, ठीक है, यहाँ पे एकत्रित की गई सामग्री की बात की जा रही है, फोल्डर की बात की जा रही है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पोर्टफोलियो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जिसमें बच्चों का पूरा ब्यौरा दिया गया होता है, रिकॉर्ड होता है, ये हमारा पोर्टफोलियो राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है एनसीईआरटी यानी कि ईवीएस की जो एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है, ठीक है। इसे शामिल करने का जो कारण है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी देख लेते हैं। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी से झांकने का अवसर देती है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक जो स्थितियां हैं उनका भी वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर जो रूढ़िवादिता है यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको भी चुनौती देती है, ठीक है। और इसमें कह रहा है डी में कहा जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल है, जो ग्रेविटी है उसकी अवधारणा को समझने में बात करती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ए बी और सी ये हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो ईवीएस का हमारा 30 क्वेश्चंस थे सितंबर 2015, इसका जो हमने पेपर है वो डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियोस जो हैं वो हमारी अच्छी लग रही हैं और अच्छी तरह से आपको समझ भी आ रहा है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ती है बल्कि घटती नहीं है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स टू ऑल।